नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एएसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था और यह तीसरा लेक्चर है। ठीक, इससे पहले हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके फीचर के बारे में पढ़ा था और ये क्यों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको देखा था। चलिए तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट अधिनियम को। आपको बता दें कि कंपनी का शासन अर्थात मुख्यतः 1773 से 1858 के बीच में काफ़ी सारे एक्ट आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा में। ठीक, उसी को यहाँ हम देख रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमने इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था। अब देखते हैं कि मुख्यतः देखा जाए तो प्रत्येक 20 वर्ष पे ठीक अधिनियम को लाने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। जैसे आपने देखा कि 1773 में एक्ट आया, ठीक, उसके बाद यह अनुमान था कि 1793 में आएंगे, प्रत्येक 20 वर्ष के बाद 1813 में, 1833, फिर 1853। यानी देखें तो प्रत्येक 20 वर्ष का गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि फिर 1781 का, 1784, 1786 हार्डली देखें तो 3 साल का गैप 1781 में, 1773 से 1784 में, ठीक, 84 से 86 में। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो है ये छोटे छोटे एक्ट भी आपको देखने को मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहले वाले एक्ट बने, सपोज कीजिए कि 1773 का एक्ट बना और इसमें कुछ कमियां रह गई, तो इसको सुधार करने के लिए जो है ना फिर जो है दूसरे एक्ट लाए गए। ठीक, तो चलिए तो हम आज शुरू देखते हैं हम जो छोटे छोटे एक्ट बने थे इनके दौरान। ठीक, 1781 का देखेंगे, 1784, 1786 और 1793 का एक्ट हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। चलिए तो देखते हैं। जहां आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्यतः ऐसा अनुमान था कि प्रत्येक 20 वर्ष में आएंगे एक्ट, किसको? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन कुछ कमियों के कारण जो एक्ट बने कुछ उसमें जो कमियां रह गई, ठीक, उसको सुधार करने के लिए भी छोटे छोटे एक्ट लाए गए। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले 1781 का एक संशोधन अधिनियम। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है संशोधन अधिनियम। ठीक, 1781 का संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया? 1773 हमने देखा कि सबसे पहला एक्ट कौन था 1773 का एक्ट। ठीक, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां पाई गई, ठीक है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को ठीक करने के लिए जो है 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक, अब देखते हैं कि बंदोबस्त, इसको जो है बंदोबस्त कानून भी बोला गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला गया। किसको? 1781 का संशोधन अधिनियम को आपको पूछा जा सकता है कि बंदोबस्त कानून किसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो 1781 का जो संशोधन अधिनियम था आया था उसमें उसी को बंदोबस्त कानून भी बोला जाता है। चलिए इसके मुख्य फीचर देखते हैं, विशेषताएं क्या क्या थी। इसमें थी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, अर्थात कुछ ऐसे मुद्दे को जो था वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से अलग रखा गया। क्या रखा गया अलग? देखते हैं। गवर्नर जनरल तथा काउंसिल। ठीक, इससे पहले हमने देखा था 1773 में गवर्नर बंगाल को क्या किया? गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया और उनको सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाया गया था। ठीक, तो उन्हीं की बातें कर रहा है कि एक तो हो गए गवर्नर जनरल, एक हो गए उनकी काउंसिल, 4। इनको जो है ना किससे क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया, मुक्त रखा गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं कंपनी के कर्मचारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी थे उनको भी रखा गया। क्यों रखा गया? क्यों, किस लिए रखा गया और क्यों कारणों से, कौन कारणों से रखा गया? तो देखते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और कंपनी के सदस्य सेवक अपने कार्य के दौरान, जो उनका पीरियड था जितने समय कार्य करना, ठीक, उस पीरियड के दौरान अगर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो कंपनी के हित में था, ठीक, देश के हित में था, तो उन पे किसी तरह का कोई जो है मुद्दा मुकदमा नहीं चलेगा और इसलिए इसको है क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से दूर रखा गया उनके कार्यकाल के दौरान। ऐसे कार्यों को के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, ठीक, ऐसा कार्य जो उन्होंने पद पर रहते हुए किए थे, तो ऐसे कार्यों से उनको क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से दूर रखा गया, पहला था। ठीक, दूसरा, राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से संबंधी मामलों को भी क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से दूर रखा गया। क्या रखा गया? जो भी आप देखते हैं कि राजस्व संबंधी मुद्दे थे, ठीक, रेवेन्यू से संबंधित मुद्दे थे, उसको भी क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से दूर रखा गया। ठीक, चलिए तो ये हमने देखे मुख्यतः 2 फीचर थे 1781 के जो एक्ट आए थे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1784 उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। पिट्स इंडिया का कब आया? 1784। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया गया? कंपनी के कार्यों को, पहला इंपॉर्टेंट विशेषता ये इसमें प्रावधान किया, कंपनी के कार्यों को का जो विभाजन कर दिया गया। आपको पता है कि 1664 में, सॉरी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में जो दीवानी राइट मिल गया, किसको? कंपनी को मिल गया। तो अर्थात कहीं ना कहीं देखेंगे कि शुरू में तो ये व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन बाद में क्या हो गया कि यह अब क्या हो गया कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी भाग लेने लगी। इसलिए क्या किया गया? पिट्स एक्ट के अंतर्गत उनके राजनीतिक कार्यों को, ठीक, राजनीतिक कार्यों को क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये नया गठित हुआ। कब गठित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट जब आया, ठीक, उसमें जो है प्रावधान किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और उसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। ठीक, पहले हमने देखा 1773 में कि निदेशक मंडल थे। ठीक, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट ये क्या था? ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। ये एक तरह देखे थे प्राइवेट बॉडी थी एक। ठीक, कंपनी की या प्राइवेट बॉडी थी जिसमें मेंबर थे टोटल 24। ठीक, इनका काम क्या था? इनका काम ये था कंपनी का प्रमोट करना, कंपनी को प्रमोट करना, कंपनी को बढ़ाना, कंपनी को हर क्षेत्र में व्यापार में बढ़ावा देना उसको। ठीक, इनका मुख्य काम था। ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ये कंपनी को एक तरह से मैनेज करते थे। कौन? ये निदेशक मंडल जो व्यापारिक कार्यों को। तो यहाँ हमने देखा क्या कि कंपनी के कार्यों को पहले ये बांटा नहीं गया था, कंपनी को कार्यों को अब 2 भागों में क्लियरली बांट दिया गया। कौन से भागों में? एक व्यापारिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में। ठीक, व्यापारिक कार्यों को ऑलरेडी से जो एग्जिस्टिंग थी निदेशक मंडल वो देखरेख करती थी, और जो राजनीतिक कार्य थे उसको जो अलग किया गया इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, उसको क्या किया? उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब क्या होगा कि राजनीतिक कार्य जो है कंप्लीटली कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखा जाएगा। ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हुई। चलिए, तो ये एक नई निकाय का गठन किया गया। ठीक, आगे देखें, इस तरह हम देखते हैं कि दोहरे शासन का आरंभ हो गया। ठीक, एक तरह देखें व्यापारिक कार्य थे वो कौन हैंडल कर रहे हैं? अब प्रबंधन कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? अब निदेशक मंडल उसका कर रहे हैं। ठीक, अब क्या देखा? राजनीतिक कार्य देखें तो राजनीतिक कार्य को आप देखें तो कौन कर रहा है हैंडल? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो इस तरह आप देखें तो एक दोहरे शासन का आरंभ शुरू हो गया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार दोहरे शासन का आरंभ ब्रिटिश पीरियड में कब से देखने को मिलता है? तो वो आपको कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट का जो आया था उसमें ऐसे प्रावधान थे जिसमें यह परिलक्षित होता था कि दोहरे शासन का आरंभ हो चुका है। ठीक, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि कार्यकारिणी परिषद को 3 सदस्य बनाया गया। हमने देखा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हमने देखा गवर्नर जनरल, ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक, सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाया गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? एक जो है सदस्य को घटा दिया गया। ठीक, अब कितने रह गए? अब 3 सदस्य बनाया गया। ठीक, चलिए, तो यहाँ हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए बन सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत की गई। कार्यों विभाजन कब किया गया कंपनी के? तो वो भी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 2 भागों में उसके कार्यों को बांट दिया गया, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। ठीक, और राजनीतिक कार्य का आप देखें तो कंपनी का कहीं ना कहीं कहां से प्रारंभ हो गया? जब उसको 1765 में दीवानी राइट मिल गया। कहाँ का मिल गया? बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जब मिल गया, वहीं से आप देखने को मिलता है कि उसके राजनीतिक कार्य भी करने लगे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए, तो यहाँ से हमने इसको अच्छी तरह समझा। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट है? 1786 के अधिनियम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1786 का अधिनियम, ये अधिनियम कंडीशनल था। कंडीशनल अर्थात कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये शर्त थी, ठीक है ना, कि वो गवर्नरशिप का पद तभी धारण करेंगे जब उनकी कुछ मांगों को पूरा किया जाएगा। ठीक, उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे थी कि विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस अर्थात कॉर्नवालिस की मांग थी, ठीक, कि विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों मांगा? ठीक, हमने देखा कि गवर्नर जनरल और उनके 4 सदस्य परिषद थे। ठीक, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था इससे पहले
कि कहीं ना कहीं जो काउंसिल में जो 4 सदस्य है, कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के जो डिसीजन होते हैं उसको कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने पहला कंडीशन यही डाल दिया था कि आपको क्या करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में को ये कंडीशन डाले थे कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें इस तरह का पावर देना है कि हम चाहें तो विशेष परिस्थिति में अपने परिषद का जो डिसीजन है उसको इग्नोर कर दें, ठीक, निरस्त कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं, वो फुल्ली हम पे डिपेंडेंट हो, अर्थात कहीं ना कहीं मुझे वीटो राइट की जरूरत है, ठीक। पहला उनका ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये था कि उन्होंने प्रधान सेनापति का पद भी उन्हीं को दिया जाए, अर्थात प्रधान सेनापति का पावर भी उन्हीं को दिया जाए। तो उनकी ये 2 कंडीशन थी। इसी 2 कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो है 1786 का आप देखते हैं कि अधिनियम लाया गया, ठीक। 1786 का अधिनियम लाया गया और 1786 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नरशिप का, गवर्नर जनरल का पद धारण करते हैं, ठीक। ये पहला गवर्नर जनरल थे जिन्हें यह 2 तरह की पावर दिया गया। सर्वप्रथम, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही, ठीक है ना, ये दोनों अधिकार दिए गए। दोनों अधिकार क्या था, एक परिषद की जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन पे वो चाहे तो उसको निरस्त कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं, कंप्लीट पावर दे दिया गया उनको, ठीक। क्यों दे दिया गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कहीं ना कहीं जो गवर्नर है उसको समस्या आती है कुछ भी डिसीजन लेने में, इसलिए उन्होंने यह डिसीजन या अपनी शर्त रखी थी और इस शर्त को मान भी लिया गया और उसको 1886 के अधिनियम में एज ए प्रावधान के उपबंध के रूप में इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसको प्रधान सेनापति का पावर भी दिया गया और उसको निरस्त करने की शक्ति भी दी गई डिसीजन को। चलिए, तो हमने यहाँ देखा 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम। जैसा कि हमने देखा कि 1773 में एक्ट आया था सबसे पहली बात। अब देखें तो 20 साल बाद, वो तो हमने छोटे छोटे एक्ट देखे, 81 का, 1781 का, 1784 पिटिशन इंडिया एक्ट और 1786, ठीक। हमने 3 छोटे छोटे से एक्ट को देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं 20 साल के बाद जो अधिनियम आए थे उसको। अब देखिए 1793 का अधिनियम चार्टर एक्ट आया, ठीक। इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी, ठीक। अब इसको देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद, अब हमने देखा था कि 1786 में, ठीक, 1786 में गवर्नर जनरल को कंप्लीट पावर दे दिया गया अपनी परिषद को क्या करने का, अपनी परिषद के डिसीजन को क्या करने का, निरस्त करने का। अब वो जो पावर दिया गया उसको और विस्तारित कर दिया गया, मतलब भविष्य में भी जितने भी गवर्नर आएंगे, ठीक है ना, उनको यह पावर होगी कि अपने परिषद अर्थात काउंसिल का जो डिसीजन होगा, अगर उन्हें लगता है कि काउंसिल का डिसीजन सही नहीं है तो वह उसको निरस्त कर सकते हैं। यह न सिर्फ गवर्नर जनरल के लिए इंप्लीमेंट हो गया, प्लस तो प्रेसिडेंसी भी के गवर्नर तक भी विस्तारित कर दिया। यहाँ पे हमने देखा कि उसको और क्या किया गया, विस्तारित कर दिया गया, उसको अधिकार को, जो विशेष अधिकार जो मिले थे गवर्नर जनरल को, उसको जो है और विस्तारित कर दिया गया और इस प्रेसिडेंसी लेवल पर भी उसको लागू कर दिया गया। चलिए, अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। हमने देखा था कि 1700 पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। क्यों? राजनीतिक मुद्दे को देखने के लिए किया गया था, ठीक। जिसमें कितने मेंबर थे? टोटल 6 मेंबर थे, हमने देखा इससे पहले वाले एक्ट में, ठीक। अब इसमें क्या किया गया कि उनके सदस्य अर्थात 6 मेंबर और उनके कर्मचारी और सारे जो कर्मचारी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत काम कर रहे थे, ठीक है ना, उनको भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा, ठीक। पैसे जो दिए जाएंगे, उनकी वेतन जो भी दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से ही भुगतान करने का उपबंध इस एक्ट में किया गया। किसमें? 1793 का जो अधिनियम था उसमें किया गया कि भारतीय राजस्व से ही भुगतान किए जाएंगे। किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर को, 6 मेंबर प्लस अदर मेंबर जो इससे जुड़े हुए थे उनको भी क्या किया जाएगा? भारतीय राजस्व से ही भुगतान करने की व्यवस्था कर दिया गया 1793 के अधिनियम से, ठीक। अब देखते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। जैसा कि हमने पहले देखा 1773 से 1793 मुख्य जो ऐसा अनुमान था कि 1793 के बाद 1773 के बाद 1793 में एक्ट आएंगे और उस एक्ट के अंतर्गत फिर नए प्रावधान किए जाएंगे, फिर कंपनी को किस तरह हैंडल करना है फिर उस तरह के प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि छोटे छोटे एक्ट भी आए, 1781, 1784, 1786, ठीक, आए थे, उसको भी देखा हमने। अब 1793 में हमने फिर
आना चाहिए था 1793 में, ठीक। एक्ट देखा जाए कि 1773 के बाद 1793 में एक्ट आना चाहिए था, लेकिन छोटे छोटे एक्ट भी आए, उसके फीचर को भी देखें। अब 1793 के जो एक्ट आए उसमें हमने 3 फीचर को देखा। कौन कौन से फीचर को देखा? एक, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल की, गवर्नर जनरल की जो विशेषता थी, ठीक, जो विशेष पावर था उसको और विस्तारित कर दिया गया आने वाले भविष्य पे, और सारे आने वाले भविष्य में जितने भी गवर्नर आएंगे उनको भी इस तरह की पावर दे दिया गया। क्या? काउंसिल को निरस्त करने की पावर दे दिया गया। उस पावर को प्रेसिडेंशियल लेवल पर भी लागू कर दिया गया। पहला हमने देखा। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, अब जो सैलरी कहाँ से मिलेगी, वेतन वेतन, जो उसमें मेंबर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर, उनकी सैलरी मिलेगी भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। दूसरा देखा। तीसरा देखा हमने कि 1793 के एक्ट के द्वारा कंपनी का जो है ना एकाधिकार, ठीक है ना, 1700, आपको बता दें कि कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था उसको, ठीक है ना। अर्थात ब्रिटिश की कोई भी कंपनी, ब्रिटेन से कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती है सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर, ठीक। तो फिर उसको क्या किया गया 1793 एक्ट के द्वारा, ठीक है ना, फिर उसको 20 तक यानी कि 1813 तक, ठीक है ना, यह एकाधिकार प्राप्त हो गया। किसको? कंपनी को प्राप्त हो गया। तो हमने 3 फीचर को देखा। जो तीसरा फीचर था, एकाधिकार जो है कंपनी को फिर से मिल गया, ठीक है ना। अर्थात 1813 तक कंपनी है, कंपनी का अधिकार जो होगा एकाधिकार होगा, अर्थात सिर्फ भारत के साथ ब्रिटेन से सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, ठीक। ये थे मेन मुद्दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे 1813, 1833 और 1853। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन वहां से बनते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।